Hello and a very good afternoon to everyone. I am Shahina Parveen Pathan, Assistant Professor in Economics from Government Girls College, Chum. Under an initiative taken by the Department of College Education, Government of Rajasthan, the Gyan Doot program, today I am going to deliver a lecture on a very important topic from the study of microeconomics, that is the production function. बच्चों, ज्ञान दूत कार्यक्रम के तहत आज मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम उत्पादन फलन कहते हैं के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करूंगी एंड आई विल ट्राई टू मेक यू acquainted with the concept of production function. And in this particular video what we will try to find out is what is the actual meaning of production and what are the types of production function, what is the relationship between different factors of production and the final output, और इसी के संदर्भ में हम कुल उत्पादकता, that is your concept of total productivity, marginal productivity and average productivity के बारे में हम देखेंगे. So let us all start our discussion with the first thing and the first topic, that is what we actually mean by the term production. What actually production means? देखो, उत्पादन क्या है, उत्पादन से हम क्या समझते हैं, हमें पहले ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हम उत्पादन फलन पढ़ने वाले हैं. तो जब बात उत्पादन फलन की हो तो एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है. देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनल आउटपुट एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन के साधनों एवं अंतिम उत्पादन के बीच एक फलनात्मक संबंध होता है. लेकिन पहले हम समझें कि उत्पादन क्या है, व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय द टर्म प्रोडक्शन. देखो, सरल रूप में मैं बताऊं तो इट इज़ एन एक्टिविटी दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट इनटू आउटपुट. देखिए आप, इसमें एक नॉर्मल सा परिभाषा है और इसे मैं अगर थोड़ा विस्तृत रूप में जानना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है. ठीक है, उत्पादन एक प्रक्रिया का भाग है, प्रक्रिया का हिस्सा है और ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हमें क्या प्राप्त होता है, हम विभिन्न उत्पादन के साधनों के जरिए या उनके प्रयोग से, उनके इस्तेमाल से एक उत्पादन के स्तर को या विभिन्न उत्पादन के स्तरों को प्राप्त करते हैं. तो इट इज़ अ प्रोसेस और वी कैन से इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ वर्किंग इन ट्रांसफॉर्मिंग ऑल द इनपुट्स इनटू आउटपुट. सो बेसिकली इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करना ही उत्पादन कहलाता है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन के साधन क्या क्या हैं. अगर आप 12th 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है तो आपको पता होगा. और वैसे भी लाइक इन द डे टू डे सिनेरियो, इन डे टू डे लाइफ वी हैव कम अक्रॉस विद दीज 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरी ऑफन. लाइक बहुत बार हमें ये उत्पादन के साधनों के बारे में जानकारी और नाम हमने सुना है. तो इट इज़ लाइक फ्रीक्वेंटली these terms are frequently named and used. ये क्या है? There are 5 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur and organization. ठीक है, 5 उत्पादन के साधन हैं. पहला हुआ भूमि, फिर है श्रम, फिर है पूंजी, साहस एवं संगठन. ओके, अब इन 5 उत्पादन के साधनों के अलावा हम एक और फैक्टर को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, एक और डिटर्मिनेंट को, एक और घटक को ज़रूरी या आवश्यक मानते हैं उत्पादन प्रक्रिया में. वो है टेक्नोलॉजी, तकनीक. सो दीज 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस योर टेक्नोलॉजी विल कंप्राइज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. इन सभी को जोड़कर हम उत्पादन के साधनों का रूप समझेंगे. ठीक है, सो These are the factors of production. अब इन्हीं factors of production की हेल्प से उत्पादन प्रक्रिया शुरू होती है और अल्टीमेटली हम प्रोडक्शन को प्राप्त करते हैं. ठीक है, now let's move on to the next slide. Now the term production function comes into forefront. अब उत्पादन फलन हमारे दृष्टिकोण को आगे आता है इसमें और हमें इसको समझने की आवश्यकता पड़ती है.
और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिटर्न्स हैं, इनके कार्य करने पर इनको प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो लैंड ऑलवेज गेट्स रेंट, भूमि को लगान प्राप्त होता है। लेबर ऑलवेज गेट्स वेजेस और सैलरी, ठीक है। श्रम को क्या प्राप्त होता है? श्रम को मजदूरी या वेतन, ठीक है। देन कम्स योर कैपिटल, पूंजी को रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। देन कम्स द एंटरप्रेन्योर, साहस को हमेशा प्रॉफिट या जिसे हम लाभ कहते हैं प्राप्त होता है। और ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट ऑफ ऑल दोज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और संगठन हमारा इन्हीं चारों उत्पादन के फलन का एक सामूहिक रूप हम कह सकते हैं, द फाइनल प्रोडक्ट, द फाइनल इनपुट, ओके। और ये मैनेजरियल एफिशिएंसीज में आता है कि जब तक कोई भी मैनेजमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेजरियली इफेक्टिव है, साउंड है, प्रोफाउंड है, प्रोलिफिक है, तब तक ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने फाइनल रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोडक्शन फंक्शन। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया अभी कि प्रोडक्शन फंक्शन सिंपली एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। उत्पादन फलन उत्पादन के विभिन्न साधनों एवं उत्पादन मात्रा में फलनात्मक संबंध को स्पष्ट करता है या दर्शाता है, ठीक है। और इसमें कुछ हम स्लाइड में आपको दिख रहा है एक, अ प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एन इक्वेशन, अ टेबल और अ ग्राफ विच इज रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म कैन प्रोड्यूस फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो फंक्शनल रिलेशनशिप है, और प्रोडक्शन फंक्शन को हम टेबल के रूप में, हम ग्राफिकली या हम एक इक्वेशन के रूप में भी एक्सप्लेन करते हैं, और इक्वेशन है Q is the function of L, K and your other factors of production। देखते हैं हम ये प्रोडक्शन फंक्शन का इक्वेशन में। द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज Q is the function of labor that is L, capital that is K, technology that is your तकनीक and to n number of factors, ठीक है। नीचे इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है कि which alphabet stands for which factor of production। Then comes why there is a need of production function। उत्पादन फलन की आवश्यकता क्यों है? Why we need to measure the functional relationship between inputs and outputs। हमें आवश्यकता क्यों पड़ी उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा में फलनात्मक संबंध को स्पष्ट करने की और उत्पादन प्रक्रिया को जानने की? ये ज़रूरी इसलिए हुआ क्योंकि हमें प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखना है। अभी आपने काफ़ी क्लासेस में जो ज्ञानदूत में हम लेक्चर्स सुन रहे हैं, आपने डिमांड एनालिसिस पढ़ा, समझा, आपने यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा, यूटिलिटी में अपने डिफरेंट टाइप्स पढ़े। सो व्हेन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर, हमने उपभोक्ता के व्यवहार को और उसके नज़रिए को समझा। नाउ कम्स द नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। हमें उत्पादक को समझना है, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझना है। तो जब हमें प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझना है तो हमें प्रोडक्शन फंक्शन को या उत्पादक फलन को समझना आवश्यक हो जाता है, राइट। सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट हाउ टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट। हमें ये जानना ज़रूरी है कि अधिकतम उत्पादन का बिंदु या अधिकतम उत्पादन का स्तर कौन सा होगा। It helps the producers to determine whether employing variable inputs or costs are profitable। अब ये ज़रूरी हो जाता है या आवश्यक हो जाता है या हेल्प करता है उत्पादकों को ये जानने में कि उनके द्वारा कार्य में यूज़ किए गए उत्पादन के साधन जो हैं वो परिवर्तनशील होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, उनका अनुपात क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों का एनालिसिस करता है। इसीलिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, 2 तरह के उत्पादन फलन हैं जो हम पढ़ेंगे। शॉर्ट रन के लिए अल्पकालीन उत्पादन फलन, और फॉर द पीरियड ऑफ लॉन्ग रन वी हैव टू स्टडी अबाउट द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। और इनके नियम हैं, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम हम पढ़ेंगे अल्पकाल में। दीर्घकाल में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, या कांस्टेंट रिटर्न्स भी नहीं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। हम बात करेंगे पैमाने के प्रतिफलों की। यहाँ हमने साधन प्रतिफल पढ़ेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर इन दिस वीडियो एंड विल प्रोवाइड यू 1 कंप्लीट वीडियो ऑन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ऑल्सो। तो अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है इसमें।
इट इज़ हाईली यूजफुल इन लॉन्ग रन डिसीजंस। दीर्घकालीन निर्णय, दीर्घकालीन योजनाओं, उत्पादन से संबंधित इन सभी योजनाओं के लिए भी हमारे लिए उत्पादन फलन को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। देन the producer need to decide the least cost combinations of inputs and to produce an output। अब देखो, उत्पादक के लिए आवश्यक है कि वो न्यूनतम लागत का संयोग समझे और पता लगाए कि what will which लेवल ऑफ इनपुट या कॉस्ट उसको न्यूनतम प्राप्त हो। जहाँ पर उसका कॉस्ट एकदम न्यूनतम हो, ऐसे उत्पादन, ऐसे लेवल ऑफ इनपुट को वो डिसाइड करना चाहेगा प्रोडक्शन के प्रोसेस में। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स, 2 तरह के उत्पादन फलन हम पढ़ेंगे, शॉर्ट रन अल्पकालीन उत्पादन फलन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब बच्चों देखो, अल्पकालीन उत्पादन फलन की जब बात आती है तब हम उसे परिवर्तनशील अनुपातों का उत्पादन फलन भी कहते हैं। बहुत ध्यान से आप समझिए, बहुत बेसिक है, इसको समझना। शॉर्ट में अभी समझाऊंगी, फिर मैं प्रोडक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगी और नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम वाले उत्पादन फलन के बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या होता है बेटा, शॉर्ट रन की जब हम बात करते हैं तो केवल एक साधन हमारा परिवर्तनशील होता है, अन्य सभी उत्पादन के साधन स्थिर माने जाते हैं। All the other factors of production are assumed to be constant apart from only one factor of production। ये साधन हम मान लेते हैं श्रम को। जो परिवर्तनशील साधन है वो है हमारा श्रम, लेबर। लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज वेरिएबल एंड ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज इन द प्रोसेस आर कांस्टेंट। और यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं कैपिटल का, लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर विल बी चेंज्ड एज पर द डिमांड एंड कैपिटल विल बी फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट, इसमें हम देखें, इसे इसीलिए नाम दिया गया है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या परिवर्तनशील अनुपातों वाला उत्पादन फलन। अब कैसे, देखो बेटा, बहुत इजी है, थोड़ा एनालिसिस करने का ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। अगर उत्पादक को उत्पादन मात्रा में वृद्धि लाना है, उत्पादन मात्रा को बढ़ाना है, तो उत्पादक को ये करने की क्षमता केवल एक साधन के जरिए है, ओनली वन फैक्टर, वो श्रम है। तो सपोज स्टार्टिंग में 2 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी से 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन अगर होता है किसी प्रोड्यूसर का, तो अगर वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो केवल श्रम की मात्रा बढ़ा सकता है। अब वो 4 इकाई श्रम यूज़ करेगा, 4L, 4 यूनिट्स ऑफ लेबर, एंड बिकॉज क्योंकि हमारा कैपिटल एक फिक्स्ड साधन है, स्थिर साधन है, उसे वो इंक्रीज नहीं कर सकता। तो 4L रहेगा और उधर 2K, तो रेशियो परिवर्तित हो गया। पहले 1:1 था, 2 श्रम 2 पूंजी, 2 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी। अब क्या हुआ, 4 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी, तो रेशियो परिवर्तित हो गया 1:1 से 2:1 हो गया। तो 2 साधनों के बीच जो अनुपात है, द रेशियो बिटवीन द 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैज़ बीन चेंज्ड, इसलिए इसे वेरिएबल प्रोपोर्शंस वाला प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का उत्पादन फलन कहते हैं। और उत्पादन में वृद्धि केवल एक ही परिवर्तनशील साधन के हेल्प से की जा सकती है, और एक परिवर्तनशील साधन और अन्य सभी स्थिर साधन होते हैं, वो भी एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी। और उत्पादन के पैमाने में जो वृद्धि है वो नहीं की जा सकती, ओनली द फैक्टर रिटर्न्स टू फैक्टर विल बी गेन्ड। ठीक है, साधन प्रतिफल प्राप्त होंगे, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का पैमाना परिवर्तित नहीं होगा, इट विल नॉट गेट चेंज्ड। फिर साइड में हम इसी स्लाइड में दूसरा आप देखिए, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को कांस्टेंट प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन। इसे स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी साधन दीर्घकाल में स्थिर हो जाते हैं, सॉरी वेरिएबल हो जाते हैं। वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, थोड़ा सा विरोधाभास लगता है, लेकिन समझेंगे तो ईजी है।
सारे के सारे साधन क्या हैं? परिवर्तनशील। चाहे श्रम हो, चाहे पूंजी हो, दीर्घकाल में उत्पादक सक्षम है सभी साधनों को मात्रा में वृद्धि करने में। तो जहाँ पर 2 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी से हमने उत्पादन प्राप्त किया, अब अगर उत्पादन में वृद्धि चाहते हैं तो हम श्रम और पूंजी की दोनों की इकाइयों को बढ़ा सकते हैं, राइट? द यूनिट्स ऑफ लेबर एंड यूनिट्स ऑफ कैपिटल बोथ विल बी इंक्रीज। तो दो बढ़ाए तो 4 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। रेशियो अभी भी 1:1 था, 4L4K पर भी 1:1 है। 2 साधनों के बीच का अनुपात परिवर्तित नहीं हुआ। द रेशियो, the proportion between the 2 factors of production has not changed। इसीलिए इसे स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन कहते हैं और ये दीर्घकालीन है। इसके तहत पैमाने में, उत्पादन के पैमाने में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है, राइट? सो बेसिक डिफरेंस यही है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। नाउ लेट्स मूव ऑन। इसी में एक थोड़ा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है फॉर द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए ध्यान से, 1 वेरिएबल फैक्टर, रिमेनिंग फैक्टर्स आर कांस्टेंट। लेबर और पूंजी दोनों के बीच में एक उत्पादन फलन बनाया गया है। Q इज द फंक्शन ऑफ L एंड C। C यहाँ पर कैपिटल को दर्शाया है, हम K से भी दर्शा देते हैं कभी कभी, और वी कैन यूज द सिंबल C ऑल्सो, और कांस्टेंट का साइन है ऊपर, राइट? दिस इज द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। सभी के सभी उत्पादन के साधन परिवर्तनशील हैं, ठीक है? श्रम और पूंजी ध्यानपूर्वक देखिए, 2 आइसोक्वांट्स बनाए हैं। मैं आपको बाद में समझाऊंगी व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द टर्म आइसोक्वांट। यहाँ पर श्रम और पूंजी की सहायता से पहले 100 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त हो रहा था, दोनों की मात्रा में वृद्धि की गई। देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिए, दोनों की मात्रा में जब वृद्धि हुई तो हमने उत्पादन मात्रा को बढ़ा लिया 200 इकाइयाँ, और यहाँ पर अनुपात में कोई चेंज नहीं आया, तो इसे कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी। उत्पादन उपयोगिता का सृजन करता है। नाउ प्रोडक्शन फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस्ड। Types of production function has also been discussed. Now, very important topic, the 3 terms related to productivity. 3 अवधारणाएं जो उत्पादकता से संबंधित है। हम देखेंगे 3 ऐसी अवधारणाएं जो हमें प्रोडक्टिविटी से रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेंगे। 3 तरह की उत्पादकताएं होती है बच्चों। द फर्स्ट वन इज टोटल प्रोडक्टिविटी, कुल उत्पादकता। The second one is average productivity and the third one is your marginal productivity। कुल उत्पादकता, औसत उत्पादकता और सीमांत उत्पादकता। अब टीपी क्या है हम देख लेते हैं, डायग्राम भी देखेंगे इनके। लेट्स स्टार्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या है? Total product, or very commonly known as total physical product, is the total quantity of goods and services produced by a firm with the given inputs during a specific time period। देखो, एक फर्म द्वारा या सभी जो भी आपने प्रोडक्शन किया है, TP इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट, उत्पादन का कुल योग, सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। किसी एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करने पर जितना उत्पादन होता है उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। तो इसी में हमने आगे देखा है कि इन द शॉर्ट रन टीपी कैन बी इंक्रीज बाय एम्प्लॉइंग मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और हमें पता है अल्पकाल में कुल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केवल और केवल परिवर्तनशील साधन की वृद्धि से ही किया जा सकता है, तो वही इसमें यूज़ किया गया है। इन द लॉन्ग रन, दीर्घकाल में क्या होगा? टीपी कैन बी इंक्रीज्ड बाय एम्प्लॉइंग मोर ऑफ ऑल फैक्टर्स। सभी साधनों को ज़्यादा प्रयोग ला करके भी हम कुल उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। कब? दीर्घकाल में। शॉर्ट रन में ओनली 1 फैक्टर। ओके, नाउ टोटल प्रोडक्टिविटी के लिए एक नॉर्मल टेबल है। यूनिट्स ऑफ लेबर ले लिया, हम टीपी लेबर के कंटेक्स्ट में समझेंगे, ठीक है? यूनिट्स ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्टिविटी लिया है जो बढ़ रहा है 0, 4, 10, 18, 24, 28, 30, 30 एंड 28 फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर।
अब हम देखेंगे टीपी कर्व को, कुल उत्पादकता वक्र। टीपी कर्व इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों, कुल उत्पादकता ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो टीपी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। शुरुआत में कुल उत्पादकता बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, देन इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। देख लीजिए, फिर वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। आपको मैं अभी रिलेशनशिप एक्सप्लेन करूंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर इट रीचेज इट्स मैक्सिमम, अपने अधिकतम बिंदु को स्पर्श करता है या प्राप्त करता है। देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग, ये नीचे गिरने लगता है। तो शुरुआत में बढ़ती हुई दर से बढ़ना, फिर घटती हुई दर से बढ़ना और अपने अधिकतम को प्राप्त करना। देन इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट फॉलिंग, अपने अधिकतम पर आकर ये गिरने लगता है। टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व। टीपी कर्व को अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें इस पर, अगर आप एक टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व बनाते हैं, पीछे टेबल को देखकर एक्स अक्षांश पर आप लेबर यूनिट्स लीजिए, वाई एक्सिस पर हम लेंगे कुल उत्पादकता और अलग अलग लेवल पर प्लॉट करते जाएंगे तो हमें एक एस शेप्ड कह सकते हैं, नॉर्मली नॉट एग्जैक्टली एस शेप्ड बट टू सम एक्सटेंट एक वक्र मिलेगा जो शुरुआत के श्रम इकाइयों पर बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, टेंजेंट स्टीपर होते जाएंगे, फिर घटती हुई दर से बढ़ेगा ज़रूर बट घटती हुई दर से टेंजेंट्स फ्लैट हो जाएंगे। इट विल रीच इट्स मैक्सिमम, अपने अधिकतम पर पहुंचेगा और उसके बाद गिरने लगेगा। ठीक है। टीपी का जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। किसी भी कुल अवधारणा की परिवर्तन की दर उसकी सीमांत अवधारणा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है। द रेट ऑफ चेंज फॉर एनी टोटल कंसेप्ट इज द मार्जिनल कंसेप्ट फॉर दैट करस्पॉन्डिंग टोटल कंसेप्ट। ओके, द रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर ही उसकी सीमांत अवधारणा है। तो अब हम देखेंगे कि सीमांत उत्पादकता क्या है, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दी एवरेज प्रोडक्टिविटी। औसत उत्पादकता क्या है, एपी क्या है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं इसे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अगर हम एपी को नॉर्मल समझें तो जब कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग देते हैं तो उसे हम औसत उत्पादन कहते हैं। मैथमेटिकली सिंबॉलिकली हम क्या कहेंगे, एपी इज टीपी अपॉन एल। ओके, औसत उत्पादकता क्या है बच्चों, कुल उत्पादकता का भाग परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से जब देते हैं। परिवर्तनशील साधन क्या है यहाँ पे, श्रम। तो एपी इज इक्वल्स टू टीपी अपॉन एल। ओके, एक टेबल ड्रॉ करते हैं, लेबर यूनिट्स यहाँ पर, उसी के सामने हमने टोटल प्रोडक्टिविटी ले ली। देखिए आप टीपी, और हर एक पॉइंट ऑफ लेबर यूनिट के लिए आप एवरेज प्रोडक्टिविटी बना लीजिए। फॉर 1 यूनिट ऑफ लेबर के लिए देखिए 4/1 4, 10/2 5, 18/3 6। सो वी गॉट अवर एवरेज प्रोडक्टिविटी, हमें औसत उत्पादकता प्राप्त हो गई, राइट। अब हम एवरेज प्रोडक्टिविटी वक्र बनाएंगे, वो भी हम प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पर हम लेबर यूनिट्स लेंगे, वाई एक्सिस पर हम एवरेज प्रोडक्टिविटी लेंगे और एवरेज प्रोडक्टिविटी कर्व हमें इसमें प्राप्त हो गया। अब एवरेज प्रोडक्टिविटी कर्व के बारे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि कैसे बना। देखो, जो टीपी कर्व है, टीपी कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन, इंक्रीजेज एट एन डिक्रीजिंग रेट, रीचेज इट्स मैक्सिमम एंड देन इट विल फॉल डाउन। लेकिन जब तक कि AP या एज लॉन्ग एज TP इज पॉजिटिव, AP इज पॉजिटिव, जहाँ तक TP पॉजिटिव रहेगा हमारा एवरेज प्रोडक्टिविटी विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। और ये ऑपोजिट U आकृति का होता है, उल्टे U आकार का। ठीक है। फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ड्यू टू द चेंज इन एम्प्लॉइंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई अतिरिक्त परिवर्तन करने पर
कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। फॉर्मूला है सिंबॉलिकली MP इज इक्वल्स टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L। ओके, अब यहाँ पर हम TP और लेबर यूनिट्स की हेल्प से MP को कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल बी कैलकुलेटेड। अब देखिए डेल्टा TP में परिवर्तन, कुल उत्पादकता में परिवर्तन, और मैंने क्या बताया अभी आपको, किसी भी कुल अवधारणा की परिवर्तन की दर ही उसकी सीमांत अवधारणा होती है। तो यहाँ पर जो TP का चेंज है और श्रम की इकाइयों में जो परिवर्तन है वही हमारा सीमांत उत्पादकता होगी। ओके, सो वी हैव कैलकुलेटेड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेबर। इस टेबल को आप ध्यान से देखिए और MP को कैलकुलेट कीजिए। नाउ नेक्स्ट, अब हमने एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व ड्रॉ किया है। वी हैव ड्रॉन अ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व। देखो बच्चों, क्योंकि TP का ही रिलेशनशिप हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में, तो हम क्या करेंगे, TP शुरुआत में क्या हो रहा था, बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा था। तो जब तक कुल उत्पादकता बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी, सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी, राइजिंग, बढ़ती हुई होगी। जब कुल उत्पादकता घटती हुई दर से बढ़ेगी, सीमांत उत्पादकता घटने लगेगी। देखो MP कर्व बढ़ा, मैक्सिमम पे हुआ और अब गिरने लगा। जब कुल उत्पादकता मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, सीमांत उत्पादकता शून्य होगी। देखिए एक्स अक्षांश पर आपको MP एकदम नेगेटिव ज़ीरो दिख रहा है, ज़ीरो, शून्य। जब कुल उत्पादकता घटने लगेगी MP नेगेटिव हो जाएगी। अब हम इन तीनों को एक ही डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन TP, AP एंड योर MP। कुल उत्पादकता, औसत उत्पादकता और सीमांत उत्पादकता को समझने के लिए एक ही चित्र में हम TP, AP और MP को ड्रॉ करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने ऊपर डायग्राम में कुल उत्पादकता को बनाया, नीचे AP और MP को। वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को अब हम एनालाइज कर लेते हैं। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, वी हैव सीन द पॉइंट्स जहाँ पर AP, MP या TP हमें बराबर दिखते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि हम देखना ये चाहेंगे कि TP और MP में क्या संबंध है और AP और MP में क्या संबंध है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स जस्ट लुक इनटू द डायग्राम। व्हेन AP इज मैक्सिमम, MP इज इक्वल्स टू AP। देखिए, या शुरुआत से हम देखें AP MP का रिलेशनशिप पहले देख लेते हैं। AP व MP दोनों ही उल्टे U आकार के होते हैं। जब AP बढ़ता है तो MP भी बढ़ता है। ओके, नीचे वाला डायग्राम देखिए, जब AP बढ़ता है तो MP भी बढ़ता है, लेकिन MP AP से अधिक होता है। ओके, जब AP अपने अधिकतम बिंदु पर होता है तब MP AP के बराबर होता है। देन जब AP घटता है तो MP भी घटता है, लेकिन AP MP से अधिक होता है। AP कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन MP ऋणात्मक हो सकता है या होता है। MP AP से पहले ही अपने अधिकतम को प्राप्त करता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रीचेज इट्स मैक्सिमम बिफोर एवरेज प्रोडक्टिविटी। देखिए वक्र को, ध्यानपूर्वक देखिए वक्र को। हमने AP वक्र ड्रॉ किया और ऊपर से कट करता हुआ एक MP वक्र ड्रॉ किया। MP अपने अधिकतम को पहले प्राप्त कर रहा है और AP अपने अधिकतम पर कहाँ है, जहाँ पर वो MP के बराबर है। देखिए जहाँ वो कट कर रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर AP MP रिलेशनशिप। देयर आर इन्वर्टेड U शेप, वही इसमें सब इंग्लिश में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एंड व्हेन TP इज फॉलिंग MP इज नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पर TP मैक्सिमम पर MP ज़ीरो और जहाँ पर TP गिरने लगा वहाँ पे MP नेगेटिव हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप। नाउ एक स्लाइड और है जो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है between AP and MP. I have already discussed between TP and MP, that also been discussed, has also been discussed. So this is about, and ये थोड़ा important है, MP और AP का रिलेशनशिप हम समझ तो लेते हैं, लेकिन जब हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम की बात करें ना बच्चों, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे वो कट करते हैं एक दूसरे को। इन्वर्टेड U होते हैं, वो भी ज़रूरी है।
तो ये डायग्राम आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर प्रॉपरली एमपी ऊपर से आकर एपी को कट करता है और एमपी अपने अधिकतम पर पहले पहुंचता है, एपी अधिकतम बिंदु को बाद में प्राप्त करता है और एपी के अधिकतम बिंदु पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी के बराबर होती है। और टीपी और एमपी का तो वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि किसी भी कुल अवधारणा की परिवर्तन की दर इज योर मार्जिनल कंसेप्ट, सीमांत अवधारणा होती है। सो this was all about your production function, basics of production function, the wide description or analysis of the three concepts of productivity: total, marginal and your average. And I've tried to discuss and I've tried to explain you about the concepts of production, marginal productivity, physical and marginal physical productivity, APTP, MP, at the same time about the concepts of production function. Now in the next class, in the next video, I will explain you thoroughly about the law of variable proportions and the three stages of variable proportions. तीन अवस्थाएं हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तीनों अवस्थाओं को समझेंगे और this topic and this concept forms a very important part of your, from the point of view of your examination also. It really comes in exams very often, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में और परीक्षा उपयोगी है ये प्रश्न, ये पूरा अवधारणा। तो आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक इसे समझिए और नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे का एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप यू गाइज हैव ट्राइड टू understand some of the concepts and will reap the benefits of learning and knowledge. Thank you so much.